तो अभी तक हमने बात की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। अभी ये एक और एग्जांपल है अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस का अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ एक चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस में जिसके अंदर नोड्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो एजेस से कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर वन वन H1 H2 H3 H4 H5 अगर मैं लेबल कर दूँ और चार नोड्स हैं, तो फिर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको एज अ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए एक इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाई जाती है और या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बनाई जाती है, पर इस केस में हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे फ्लो जो है अगर -1 से 1 जा रहा होगा, यानी कि नोड 1 से नोड 2 जा रहा होगा फ्लो, तो उसमें -1 कर दिया और इसको 1 कर दिया। अगर फ्लो x3 से x2 जा रहा है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए -1 लेते हैं x3 पे और 1 लेते हैं x2 को। ऐसे करते करते पूरी मैट्रिक्स जो है अपनी फिल हो जाएगी। अगर इस मैट्रिक्स को किसी इनपुट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करोगे, इनपुट वेक्टर मान लो कि कोई क्वांटिटी है जो कि इन चार नोड्स के अंदर स्टोर्ड है, तो जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंसेस वेक्टर आ जाता है, उन क्वांटिटीज़ का डिफरेंस। जनरली ये चीज़ जो होती है फिजिक्स के अंदर अप्लाई होती है उन उन चीज़ों पे जिसके अंदर डिफरेंसेस ऑफ वैल्यूज़ की वजह से कोई फ्लो स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल के डिफरेंस से स्टार्ट हो रहा होता है, हीट फ्लो टेम्परेचर के डिफरेंसेस से स्टार्ट हो रहा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो बन रही होती हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स के डिफरेंसेस से स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो कि, और इन सब के अंदर कॉमन चीज़ ये होती है कि इनका जो लाप्लासियन ऑपरेटर लगाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, या फिर अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल की अगर बात करो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि मतलब सेकंड मैक्सवेल के इक्वेशन में जीरो आता है, मतलब जो फिजिक्स पे पढ़ते हैं उनको पता होगा। और ये चीज़ हम सोशल नेटवर्क्स को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन किससे किस में होगी। और अगर हम इसके अंदर एक स्टेप और आगे जाते हैं, इंसिडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो होता यूँ है कि ये जो है, इसको ट्रांसपोज लेके अगर हम एक वेक्टर के अंदर अप्लाई करते हैं, वो पांच चीज़ें, वो पांच एजेस के अंदर क्वांटिटीज़ है। अब एजेस के अंदर कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, जो फ्लो हो रही होंगी। तो अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कंटेक्स में ये चीज़ हो जाएगी करंट, और करंट आ जाएगा कंडक्टेंस इनटू वोल्टेज, यानी कि ओम्स लॉ। तो अगर हम इन चीज़ इसको अगर हम अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये कि भाई सम ऑफ फ्लोज ऑन द नोड, ये नोड 1 पे जो फ्लो हो रहा है, नोड 2 पे जो फ्लो हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं नोड 2 जो है y2 प्लस y1 है, यानी कि नोड 2 पे y2 प्लस y1, तो इन दोनों का सम, अब इन दोनों का सम अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंच चुकी है। ठीक है, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आ गया, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आएगा ए ट्रांसपोज वाई का जीरो, और उस ए ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन बनेगी अपनी ये वाली, इसका जो नल स्पेस आएगा वो सारे अलाउड करंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और इसको हम करपॉफ्स करंट लॉ बोल सकते हैं, जनरल करपॉफ्स करंट लॉ, जो कि मतलब इन सब केसेस के अंदर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर नहीं होगा। और ये चीज़ ओम्स लॉ हो जाएगी। और अगर हम इस ए ट्रांसपोज वाई इक्वल टू सोर्स, यानी कि जीरो की जगह अगर हमने लेट्स से कोई करंट सोर्स डाल दिया दो पॉइंट्स के बीच में, या फिर ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर सोर्स या फिर सिंक वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि अगर हम थर्ड नोड के अंदर अगर हम कोई सिंक डालना चाहते हैं तो सोर्स वेक्टर ये बन जाएगा। तो बेसिकली अगर हम वाई को इसको सब्सटीट्यूट करेंगे कि जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंसेस वेक्टर, कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो कंडक्टेंस इनटू अपना पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर, यानी कि ए अप्लाइड ऑन द एक्स वेक्टर, यानी कि पोटेंशियल्स, और ये अपनी जनरल फ्लो इक्वेशन बन जाएगी फिजिक्स के अंदर। दूसरा एप्लीकेशन हो सकता है इसके अंदर फिजिकल, अगर हम इंट्यूएशन देनी है तो इसकी हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं ग्राफ की। उससे क्या हो जाएगा, अगर अपने पास कुछ वेट्स हैं, लेट्स से कि ये नोड्स वैसे नहीं है कि कोई पोटेंशियल हुआ है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स से कि ये जगह है और बीच में सड़कें बनी हुई हैं। अब जो सड़कें हैं, अब कुछ जो होंगी वो कुछ मुश्किल से ट्रेवर्स होंगी, लेट्स से कि यहाँ पे 5 किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर की सड़क है। तो अगर जो पाथ फाइंडर एल्गोरिदम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो यही करते हैं, वो निकालते हैं कि सबसे एफिशिएंट पाथ क्या हो सकता है, कि इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हूँ तो कौन सा वाला पाथ सबसे कम है, वो पहले ये चूज़ करेगा। और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे जो अपना ट्रैवर्स करता जाएगा इसको, जैसे सर्च करते हैं डेप्थ फर्स्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च, ऐसे करता जाएगा। और फिर जो भी मतलब क्यू के अंदर सबसे पहला वाला पॉइंट बच जाएगा एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर, उस चीज़ को चूज़ कर लेगा, ये वाला रूट सबसे शॉर्ट है। और अगर हमें ह्यूरिस्टिक के जैसे करना है, जैसे अभी मॉडर्न एल्गोरिदम जो होता है गूगल मैप्स वगैरह में, उसके अंदर हम एंड से इन जनरल डिस्टेंस ले लेते हैं हर किसी नोड्स की तरफ। तो उससे क्या हो जाता है कि हम बहुत सारे जो फालतू के पाथ्स हैं वो अवॉइड कर देते हैं, कि इधर से घूम के जाना पड़े, मतलब
उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि क्योंकि ये एक तरह से ब्रूट फोर्स हो गया डेक्स्ट्रा, कहने का मतलब। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में यूज़ होती हैं, और इसके अंदर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से इस चीज़ की एफिशिएंसी एनालाइज कर सकते हैं और ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू। अगला आता है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन क्या होती है? लेट्स से कि कोई वेक्टर है वी सबस्पेस के अंदर, और एक डब्ल्यू सबस्पेस है, और जो डब्ल्यू सबस्पेस है वो A1 और A2 स्पैन करते हैं, ठीक है। अब जो बी है वो ऑब्वियसली इनके कॉलम स्पेस में है ही नहीं, क्योंकि वो वी के अंदर और डब्ल्यू के अंदर है ही नहीं। तो अब बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एक्स इक्वल टू बी जो है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सिमिलरली अब लेट्स से कि बी वेक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पी वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि सबस्पेस के अंदर है। तो ए एक्स इक्वल टू पी का सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक नियरेस्ट पॉसिबल वेक्टर ले सकते हैं इसके अंदर, जिसको हम प्रोजेक्शन वेक्टर भी बोलेंगे। तो वो जो वेक्टर होगा सबसे नियरेस्ट पॉसिबल, वो इसके स्पैन में होगा और उसके सोल्यूशन आएंगे। अब इसका काम क्या है? उसका काम ये है, सबसे पहला और सबसे ईजी काम और सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि अगर हमने कोई एरर वेक्टर एज्यूम कर लिया बी माइनस पी, तो नियरेस्ट पॉसिबल का मतलब ये हो जाएगा कि नियरेस्ट पॉसिबल जो वेक्टर है जो अपना एरर वेक्टर है वो एकदम ऑर्थोगोनल है स्पेस के। यानी कि लेट्स से कि अगर हम R2 और R3 की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर है इस कॉलम स्पेस के। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगा, कि जो अपना एरर वेक्टर है यानी कि बी माइनस ए एक्स, उसको अगर हम A1 ट्रांसपोज यानी कि इसके अंदर जो वेक्टर है, इन ये दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए इनका प्रोडक्ट जीरो हो गया। और इसको अगर हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत अलजेब्रा करोगे एंड में ये आ जाएगी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, जो कि अगर बी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करोगे जो कि बाहर है स्पेस के, तो पी वेक्टर आ जाएगा जो कि अंदर है स्पेस के, और उस चीज़ के सोल्यूशन हो सकते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, साइंटिफिक डेटा है, तुमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए और ये चीज़ आ गई। अब तुम्हें निकालना है कि भाई बेस्ट पॉसिबल लाइन क्या होगी इन सबके बीच में, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ढूंढ रहे हो। तो लेट्स से कि स्लोप है m और कांस्टेंट है c। हमने कोई एज्यूम कर लिया सोल्यूशन m और c के लिए, लेकिन अब ये लाइन किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई तो कर नहीं रही, मतलब सॉरी पॉइंट जो है इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा, तो इसलिए इस चीज़ के कोई सोल्यूशन ही नहीं होंगे। तो हम एक काम करते हैं, जो m और c के जो कॉम्बिनेशन हैं हर एक पॉइंट के लिए उनकी एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं कि इसकी एक प्रोजेक्शन ले ली यहाँ पे, इसकी एक प्रोजेक्शन ले ली यहाँ पे, इसकी एक प्रोजेक्शन ले ली यहाँ पे, इसकी एक प्रोजेक्शन, ऐसे करते करते सबकी प्रोजेक्शन ले ली। अब क्या कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो इन सब लिस्ट जो एरर्स हैं इन सब का स्क्वायर लेके सम लो और इन सबको मिनिमाइज कर दो, यानी कि डेरिवेटिव को जीरो कर दो, मतलब डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ जाएगा, लेकिन वो तभी करोगे जब तुम इस केस के अंदर दो केसेस आ रहे हो। और दूसरा तरीका ये है लीनियर अलजेब्रा से करना है, क्या है तो कैलकुलस से करे तो लीनियर अलजेब्रा से करो। लीनियर अलजेब्रा में क्या हो जाएगा कि आप निकाल रहे हो फाइंड द नियरेस्ट पॉसिबल स्लोप इंटरसेप्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि तुम ये m और c की जगह जो कि q है, q वेक्टर है, उसकी जगह कोई q हैट वेक्टर ले रहे हो, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो इन सब पॉइंट्स को इस लाइन के ऊपर। तो लेट्स से कि तुमने 3 पॉइंट्स लिए, 3 पॉइंट्स की वजह से 3 इक्वेशन आ जाएंगे जिनके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, अगर मतलब कोलिनियर हो गए तो वही चीज़ रिग्रेशन लाइन, फिर रिग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हम ए क्यू इक्वल टू बी अगर है उसका कोई नियरेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जैसे क्यू हैट ले लिया, तो अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऊपर वाली इक्वेशन का है ही नहीं, क्योंकि तो मतलब जो लाइन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा पॉइंट्स। अब क्या करोगे, अब तुम्हें ऑलरेडी पता ही है फॉर्मूला प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाओगे इसकी, इसको सॉल्व करोगे तो एम और सी की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो ये जो मैट्रिक्स बन गई ना, ये बेसिकली नॉर्मल इक्वेशन बोलेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ की नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन से इन दोनों दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन हैं, सॉल्व करके एम और सी की वैल्यूज आ जाएंगी, स्लोप और इंटरसेप्ट की, और ये अपनी रिग्रेशन लाइन बनी।